स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ईटिंग मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में, जहां पर अब अगले आधे घंटे हम आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। हम आपके सवालों के जवाब देंगे और आपको आपके पोर्टफोलियो से जुड़े तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे और क्या बदलाव करने चाहिए इसकी भी सलाह देंगे। अब इसके लिए मेरे साथ खास मेहमान भी शो में जुड़ गए हैं। ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटवाल मेरे साथ हैं, बोनांजा पोर्टफोलियो के वीपी अचुन गोयल मेरे साथ हैं। आप दोनों का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। शो की शुरुआत एक बेहद जरूरी खबर के साथ, जिसका इंतजार था वो हम होता हुआ देख रहे हैं। डिपॉजिट्स की जो दरें हैं उनमें बढ़त होने का जो सिलसिला है, जिसका इंतजार था, उसकी शुरुआत हो चुकी है। शुरुआत की है देश के सबसे बड़े बैंक ने यानी एसबीआई ने, और अपनी कुछ चुनिंदा टर्म डिपॉजिट्स की जो दरें हैं कुछ बेसिस पॉइंट से यहाँ पर बढ़ाई हैं। साफ तौर से 3 से 5 साल की टर्म डिपॉजिट हम देखें 15 बीपीएस बढ़ाकर अब ये 5.45% हो गई है। 5 से 10 साल की टर्म डिपॉजिट अगर आप कराते हैं तो दर 10 बेसिस पॉइंट बढ़कर 5.5% पर हो गई है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए टर्म डिपॉजिट में 0.5% तक का आपको ज्यादा ब्याज मिलेगा। पंकज जी, आपके पास आऊंगी सबसे पहले। हम इंतजार कर रहे थे कि ये सिलसिला शुरू हो, लेकिन फाइनली यहाँ पर एसबीआई ने शुरुआत कर दी है। आगे चलकर और भी बैंक्स हम इसको फॉलो करता हुआ देखेंगे ही। अब जो ये ब्याज दरें बढ़ने का सिलसिला है, ये कितना तूल पकड़ेगा? अभी तो हम 10 से 15 बेसिस पॉइंट के ही इजाफे को आता हुआ देख रहे हैं और ये केवल टर्म डिपॉजिट्स की बात है। बिल्कुल कविता, सही कहा आपने। देखिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं और अभी तो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में मतलब कुछ चेंज नहीं किया रेपो रेट को लेकर। तो आने वाले समय में और भी उम्मीद कर सकते हैं कि रेट बढ़ेंगे, लेकिन अभी भी जैसा कि एसबीआई ने स्टार्ट किया है, तो इसके साथ ही दूसरे पब्लिक सेक्टर बैंक और प्राइवेट सेक्टर बैंक भी शायद बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है, 10-15 बेसिस पॉइंट का हुआ है, बट ये भी काफी फर्क पड़ेगा मतलब इन्वेस्टर्स के इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड डिपॉजिट पर। तो मुझे उम्मीद है कि बाकी बैंक भी ऐसा करेंगे। अब इसके अलावा अचन, मुझे ये बताएं, डिपॉजिट की दरें तो बढ़ गई हैं, लेकिन कर्ज का बोझ भी क्या आगे चलकर मुझ पर बढ़ता हुआ मैं देख रही हूँ? क्या ईएमआई मेरी बढ़ेगी? क्या कर्ज महंगा होगा? कविता, अभी रिसेंटली एसबीआई की जो इको रैप रिपोर्ट है, जो उनकी इंटरनली रिसर्च डिपार्टमेंट की रिपोर्ट है, तो वहां पे स्पष्ट अक्षर में लिखा हुआ है कि जो डिमांड है, जो क्रेडिट डिमांड है, वो पिकअप हुई है लास्ट हाफ में, अक्टूबर से मार्च का जो भी रनिंग हाफ ईयरली है, और हम आने वाले समय में भी यही ट्रेंड देखते हैं। तो अगर क्रेडिट साइकिल अपटिक होगी तो डेफिनेटली जो डिपॉजिट्स हैं वो बैंक के पास होने चाहिए, ताकि वो उस गैप को मैच कर पाए। और डिपॉजिटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाने के सिवा कोई ऑप्शन भी नहीं है। जैसे जैसे ब्याज दरें बढ़ेंगी, जो डिपॉजिट हैं, ब्याज दरें मतलब कि जो डिपॉजिट है, जो रेट बढ़ेगा, डेफिनेटली लेंडिंग रेट जो है उसमें भी मुझे लगता है आगे चल के हम लोगों को इंक्रीज देखने को मिलेगा। काफी टाइम से लैंडिंग रेट अगर हम देखते हैं होम लोन के लिए, एक अभी 6.5% तक आ गया है, जो काफी मतलब निचले स्तर पे है। आने वाले समय में मुझे लगता है आपका ये धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। रेपो रेट भी बढ़ेगा, आपका डिपॉजिट रेट भी बढ़ेगा और लैंडिंग रेट भी आने वाले समय में बढ़ेगा। तुम्हारे पास फोन प्लेट है? शुरुआत तो एसबीआई ने कर दी है डिपॉजिट रेट के साथ, और जैसा कि अचुन ने समझाया, आने वाले वक्त में हम जो ब्याज दरें हैं आपकी लोन पर, उसमें भी इजाफा होता हुआ देखेंगे, बढ़त होता हुआ देखेंगे। लेकिन इसके लिए एक साफ रणनीति लोन के हिसाब से और डिपॉजिट करने के हिसाब से क्या होनी चाहिए? पंकज जी, क्या इन बढ़ती हुई ब्याज दरों का फायदा उठाना चाहिए और क्या लोन पर कम ब्याज दरों का फायदा फिलहाल उठा लेना चाहिए? देखिए, पहले अगर मैं एफडी की बात करूं तो मेरा कहना है कि अभी इंटरेस्ट रेट और बढ़ने की संभावना है आने वाले टाइम में। तो इस हिसाब से आप अपने पैसे को बहुत लॉन्ग टर्म के लिए लॉक ना करें, क्योंकि फिक्स्ड डिपॉजिट में यदि आप लॉक कर देते हैं और बीच में आप यदि एफडी को ब्रेक करते हैं तो उसके ऊपर आपको पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इस वक्त पर फिर भी आप शॉर्ट टर्म के लिए एफडी करें, बिकॉज यहां से अब स्टार्ट हुआ है और आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट और बढ़ने की संभावना है। और जहां तक लोन का सवाल है, ये बिल्कुल सही है। इस वक्त पर जब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो आपको लोन अगर लेने का मतलब जरूरत है तो बिल्कुल लें। हालांकि आज का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है फ्लोटिंग रेट होता है लोन के ऊपर, तो मतलब आज आप किसी भी रेट पे ले, आने वाले समय में जैसे भी रेट अगर बढ़ेगा तो आपका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। बट एटलीस्ट
टाइम बीइंग के लिए डेफिनेटली इस रेट पर आपको लोन लेना चाहिए यदि आप उसके लिए इंतजार कर रहे हैं। राइट, चलिए यहाँ पर किस तरह से आप इस मौजूदा समय का फ़ायदा उठा सकते हैं और कैसा आप ऊंची ब्याज दरों को भुना सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने पोर्टफोलियो के लिए। लेकिन इसके लिए याद रहे, ध्यान रहे कि एक रणनीति की ज़रूरत होती है। केवल डिपॉजिट रेट की दरें बढ़ रही हैं यहाँ पर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने पैसों को जल्दबाजी में यहाँ पर लॉक कर दें। आपको ये देखना है कि आपके लिए सही निवेश का विकल्प क्या है, और इसके लिए आपको ज़रूरत है एक फाइनेंशियल प्लान की, और आपको ज़रूरत है अपना सवाल हमसे पूछने की। जी हाँ, ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर पे आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। करना आपको कुछ नहीं है, अपना सवाल बस व्हाट्सएप कर देना है। वैसे तो हम तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आपके सवाल लेते ही हैं, लेकिन आसान तरीका है व्हाट्सएप कर देना। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि आप वीडियो के जरिए भी अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। आपको अपना सवाल का वीडियो शूट करना है और ये वीडियो हमें व्हाट्सएप कर देना है। नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है और हम आपकी वीडियो स्क्रीन पर दिखाएंगे, टीवी पर दिखाएंगे, और हमारे एक्सपर्ट देंगे आपको तमाम सवालों के जवाब। 9619873567 ये वो नंबर है जहां पर आपका व्हाट्सएप हमें मिल जाना चाहिए। चलिए अब जुड़ेंगे दर्शकों के साथ, और हमारे पहले दर्शक क्या सुमन पॉल हमारे साथ फोन लाइन पर हैं? गुड इवनिंग मैडम। हेलो हेलो सुमन पॉल जी नमस्कार, गुड इवनिंग सर, क्या हालचाल? अच्छा बढ़िया हूँ मैडम, आप कैसे? हेलो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू सो मच। आपने अपना सवाल हमें भेजा है। मुझे बताइए आपके बारे में कुछ, आप कहाँ से बोल रहे हैं और कब से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं? मेरे ख्याल से पिछले 4 साल से आप कुछ फंड्स में जुड़े हुए हैं, जो जानकारी आपने हमें दी है। किस लक्ष्य के तहत आप निवेश कर रहे हैं सुमन? मैम मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ। मैं पिछले 4 साल से कुछ फंड में निवेश कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सिस फोकस 25 में निवेश कर रहा हूँ, जो मेरा आफ्टर 15 इयर्स का मेरा रिटायरमेंट गोल है। उसके लिए मैं 2.65 और 3 करोड़ का मैं कॉर्पस चाहता हूँ। ठीक है, उसके हिसाब मैं 30,000 में अभी निवेश कर रहा हूँ थ्रू SIP। और मेरा कुछ दूसरा गोल भी है भाई, चाइल्ड एजुकेशन के लिए मुझे 1 करोड़ चाहिए 20 साल बाद, और चाइल्ड मैरिज के लिए मुझे 1 करोड़ चाहिए आफ्टर 28 इयर्स बाद। तो उसके लिए कुछ सजेशन दे सकते हो तो अच्छा होता मैडम। अच्छा लगा कि आपने यहाँ पर अपने लक्ष्यों में ना इन्फ्लेशन को भी गिना हुआ है। ये बारीकी अक्सर निवेशकों में हमें नहीं दिखाई देती है। बहुत जरूरी है कि आप जब भी कोई लक्ष्य बांध रहे हो, खासतौर से बच्चों की पढ़ाई लिखाई का, क्योंकि एजुकेशन इन्फ्लेशन, आम इन्फ्लेशन जो हम देखते हैं खाने पीने की जो दर होती है, उससे कहीं ज्यादा दुगनी रेट से बढ़ता है। इसीलिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जब भी लक्ष्य तय करें, निवेश की शुरुआत करें, तो महंगाई को जरूर काउंटर करें। अर्जुन, आपके पास आएगा ये सवाल। मुझे सुमन काफी हद तक जागरूक लग रहे हैं अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लेकर। इन्होंने ना फंड्स को अब एक एक गोल अलॉट कर दिया है, तो ये अच्छी रणनीति है, लेकिन क्या वो फंड सही है? इस पर समझाइश आप देंगे। तो जैसे एक अच्छी बात यह है कि सुमन ने इन्फ्लेशन भी लिया है और उन्होंने गोल भी अपने निर्धारित कर लिए हैं, जो अच्छी बात है। यहाँ पर बस समझने की बात यह है कि उन्होंने एक एक्सिस फोकस 25 फंड में अपना पूरा का पूरा निवेश किया हुआ है। यहाँ पे हमें थोड़े से बदलाव की जरूरत है। अगर हम एक्सिस फोकस 25 की परफॉर्मेंस भी देखते हैं, ये एक ठीक फंड है, बहुत अच्छी इसकी प्रदर्शन नहीं रहा है अगर हम बेंचमार्क से कंपेयर करें या दूसरे विकल्प से देखें हम लोग, तो इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। क्योंकि ये पिछले 4 साल से निवेश कर रहे हैं और 33,000 रुपए पर मंथ निवेश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इनके पोर्टफोलियो में तकरीबन 20 लाख रुपए जमा हो गए होंगे। अभी हम बात करते हैं कि बचे हुए 11 साल में जो उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है रिटायरमेंट का, कि इनको 2.25 करोड़ चाहिए, तो इनके पास अभी 11 साल बचे हुए हैं। इनको अभी 11 साल में जो रकम जमा करनी है, इसके लिए उनको अपनी जो रकम है निवेश की, वो बढ़ानी पड़ेगी। इनको 65,000 रुपए हर महीने निवेश करना पड़ेगा। और ये मैं रकम इसलिए बता रहा हूँ, एज्यूमिंग कि 12% से इनका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। देखिए, इक्विटी मार्केट में बहुत एग्रेसिव होके और बहुत कंजर्वेटिव होके नहीं करना चाहिए हमें प्लान। हमें एक बेस केसेस पे चलना चाहिए।
तो अगर 12% इनका पोर्टफोलियो रिटर्न देता है और जो इनका लक्ष्य है इनको पूरा करना है, तो इनको 65,000 रुपए से करना पड़ेगा, इनको 32,000 रुपए से बढ़ानी पड़ेगी इनकी निवेश। तो जो कुछ फंड्स हैं जिनमें ये निवेश कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि ये एक्सिस फोकस 25 में तो जो मुझे इनका मानसिक रुझान लगा वो सेफ्टी सिक्योरिटी की तरफ लगा कि ये लार्ज कैप में ही निवेश करने के लिए थोड़े इच्छुक हैं। फिर भी क्योंकि इनका लक्ष्य काफी अग्रेसिव है, मैं इनको लार्ज कैप मिड कैप में एक आईसीआईसीआई अप्रूव्ड लार्ज एंड मिड कैप फंड, मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड लार्ज एंड मिड कैप, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, पीजीआईएम इंडिया मिड कैप फंड और कोटक स्मॉल कैप फंड और एसबीआई इक्विटी फंड में निवेश करने की सलाह दूंगा। और जो ये करंट इनका एक्सिस फंड है फोकस फंड, उसकी जगह ये एसबीआई फोकस फंड से रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा जो इनका सवाल है कि इनको 1 करोड़ रुपए चाहिए 19 साल के बाद, तो अगर हम मान के चलते हैं कि आज के समय में 1 करोड़ है, तो ये 19 साल के बाद तकरीबन इनको 6 करोड़ का प्रोविजन करना पड़ेगा। और अगर उनको वो प्रोविजन करना है तो तकरीबन इनको 55,000 रुपए हर महीने और निवेश करने पड़ेंगे। तो वहां पे हमें थोड़ा समझ के और आई थिंक एक बेटर प्लान, क्योंकि इन्होंने मैरिज का भी गोल दिया है, इन्होंने एजुकेशन का भी गोल दिया है, तो हमारे पास सरप्लस कितना है वो भी समझना पड़ेगा। इन सब चीजों को देखते हुए, क्योंकि फंड्स देखिए नहीं बदलेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि इनके नजरिया सब 10 साल 11 साल 19 साल का है, तो फंड्स वही रहेंगे। मैं नए फंड्स इनको रिकमेंड नहीं करूंगा, बट लक्ष्य निर्धारित करना जरूरी है थोड़ा। अर्जुन, जो फंड्स आपने सुझाए हैं उसमें से क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने उनको एक मिड कैप बोला है, एक स्मॉल कैप भी बोला है, क्या इसके साथ एक मल्टी कैप होना बहुत ज़रूरी है? और साथ ही एसबीआई फोकस्ड के बजाय जिस तरह की दिक्कतें हमें फिलहाल आती हुई दिखाई दे रही है, यूटीआई फ्लेक्सी कैप को कंसिडर कर सकते हैं क्या? तो कविता, इसमें मैंने इनको मल्टी कैप सजेस्ट किया है, निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप सजेस्ट किया है मैंने, तो मल्टी कैप फंड दिया है। दूसरा, अगर हम देखेंगे फोकस फंड का जो निवेश होता है वो काफी हद तक लार्ज कैप में ही रहता है। खाली एक डिफरेंस है कि वो कॉन्सेंट्रेटेड लार्ज कैप में 30 स्टॉक में करते हैं, और तो इनका जो करंट एक्सिस फोकस फंड है, मैंने उसको बोला है कि बदल के एसबीआई फोकस फंड में आए। और दूसरा, लार्ज और मिड कैप में इनका निवेश है। तो फ्लेक्सी कैप भी अगर हम देखेंगे वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में बदलाव करता रहता है। मैं इनको पराग पारिक का रिकमेंड करता था, बट अभी फ्लेक्सी फंड में जैसे जो बाहर के देशों में आप निवेश करने का अभी प्रॉब्लम चल रहा है, इसके लिए मैंने इनको भी पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप नहीं रिकमेंड किया, नहीं तो मैं डेफिनेटली उनको रिकमेंड करता था। चलिए सुमन पॉल जी, आप फोन लाइन पर मेरे साथ हैं, कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप अर्जुन से? हाँ, बोल रहे हैं कि मैडम मैं चाइल्ड मैरिज के लिए मैंने एसबीआई ब्लू चिप और एसबीआई मिड कैप में फिलहाल 4 साल से निवेश कर रहा हूँ 1500 एसआईपी का, तो उसको क्या मैं कंटिन्यू करूँ या कुछ चेंजेस करूँ? एक्सिस का मिड कैप है और कौन सा है? एसबीआई ब्लू चिप का है और एसबीआई का मिड कैप है। अर्जुन? तो सुमन, जैसे अगर आप देखेंगे कि ब्लू चिप में एसबीआई ब्लू चिप भी अच्छा है, आप डेफिनेटली उसमें निवेश में बने रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप में आप जो है एक बार पीजीआईएम इंडिया मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड को देखिए, इसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर है, पर एक बार एलोकेशन देख के भी हम डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि खाली फंड मिड कैप होना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मिड कैप फंड किस सेक्टर में निवेश कर रहा है और वो ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर रहा है, मुझे वो भी शायद देख के बताना पड़ेगा। बट अगर मैं ऊपर से देखता हूं तो एसबीआई मिड कैप की भी परफॉर्मेंस अच्छी है और पीजीआईएम इंडिया मिड कैप की भी परफॉर्मेंस अच्छी है, आप दोनों में बने रह सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुमन अपना सवाल हमें भेजने के लिए। अगले दर्शक की ओर मैं आगे बढ़ूंगी और बजरंग जी हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। सर नमस्कार, कहां से बोल रहे हैं? जी मैम नमस्कार। नमस्कार मैडम, मैं बजरंग बोल रहा हूँ, लेह लद्दाख से बोल रहा हूँ। लेह लद्दाख से? अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत जगह से। हाँ जी मैम, बिल्कुल सर, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। क्या करते हैं आप? मैम मैं आर्मी में हूँ, तो यहाँ पे मेरा पोस्टिंग है, तो हम यहाँ बैठे हैं और आपका चैनल में काफी 3-4 मतलब महीनों से देख रहा हूँ। तो एक सवाल था मैम रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड का ही जी।
मैं मैम अभी 50,000 म्यूचुअल फंड सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा जब आपने अपना सवाल हमें भेजा है। आप वहां पर हमारी सुरक्षा कर रहे हैं इतने कड़े हालातों में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बताएं सर, आप लगातार हमारा चैनल देख रहे हैं, मैं उम्मीद करती हूं कि आपने निवेश को लेके कुछ समझ पाई हो हमें देखकर, और हमारी बात मानकर आपने अपना पोर्टफोलियो भी क्या बनाया है। हाँ जी मैम, मैंने अभी पोर्टफोलियो बनाया जिसमें मेरे पास 7 फंड है म्यूचुअल फंड के, जिसमें पराग पारिक है मैम 15,000, मिराई लार्ज कैप 5,000, एक्सिस मिड कैप 5,000 एंड इन्वेस्को स्मॉल कैप 6,000 मैम। तो टोटल 50,000 बन रहा है। अभी इनिशियली शुरू किया मैम, मेरा होराइजन है अराउंड 9 ईयर्स का मैम। 9 ईयर्स के बाद मेरे को अराउंड आई वांट अराउंड 1 करोड़ रुपीज आउट ऑफ दीज म्यूचुअल फंड्स। एंड मैम डेट फंड में मैं 40,000 अलग से लगा रहा हूँ। मैं जो गवर्नमेंट की अपनी स्कीम होती है उसमें मेरा डेट फंड, वीगन एनजीओ की डेट फंड है वो 40,000 अलग है मैम। तो ये मेरे जो पोर्टफोलियो ठीक है या मैम कुछ मेरे को इसमें चेंज करना पड़ेगा? आपने ये पोर्टफोलियो जो बनाया है, क्या आपने किसी की मदद ली है, किसी आर्थिक सलाहकार से? नहीं मैम, आपका चैनल एंड बाकी जो अपने म्यूचुअल फंड के ऊपर जो चैनल आते हैं उसी को देख के ही मैंने बनाया था, अज्यूमिंग कि मैम ये ठीक है, मतलब पोर्टफोलियो जो बनाया मैंने। चलिए, बहुत बढ़िया। ज़्यादा समय नहीं लेते हुए पंकज जी के पास मैं जाऊंगी। पंकज जी, तो इनका लक्ष्य 9 साल में 1 करोड़ जमा करने का है और 50,500 रुपये, 50,500 ऑलमोस्ट ये निवेश कर रहे हैं। बताएं, इस निवेश राशि में, इतने लक्ष्य में और इतनी अवधि में और इन फंड्स के जरिए क्या इनका लक्ष्य पूरा हो पाएगा? पहले बात करते हैं फंड की चॉइस की। देखिए, आपने स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा लिया हुआ है। 3 स्कीम्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 50 में से मतलब 50% से ज्यादा आप इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में कर रहे हैं। जबकि अगर आप सही से पोर्टफोलियो डिजाइन करें तो स्मॉल कैप 10-15% आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए और आपका इन्वेस्टमेंट लार्ज कैप मिड कैप में ज्यादा होना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ पे थोड़ा सा स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा हो गया है। तो पहली बात मैं कहूंगा कि आप L&T इमर्जिंग बिजनेस फंड, इसमें SIP रोक दें, क्योंकि उसमें 15,000 रुपए की SIP जा रही है। बाकी जो दूसरे स्मॉल कैप है उनमें HDFC स्मॉल कैप में आप 4,500 कर रहे हैं और इन्वेस्को में आप 6,000 कर रहे हैं, तो आप वहां कंटिन्यू करें, लेकिन आप L&T इमर्जिंग बिजनेस में इसे रोक दें। अब इस पैसे को आप डिवाइड करेंगे एग्जिस्टिंग स्कीम में, क्योंकि स्कीम पहले ही बहुत है तो आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। यहां पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में मैं आपको जरूर कहता, लेकिन वहां पर क्योंकि फिलहाल सस्पेंडेड है सब्सक्रिप्शन, तो इसलिए वहां आप नहीं कर पाएंगे। तो 15 को आप ऐसा कीजिए, एक्सिस मिड कैप में 5,000 बढ़ा दीजिए और मेरे एसेट लार्ज कैप में 10,000 बढ़ा दीजिए। तो इस तरह से 15,000 रुपये आपका यहां पर इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये तो थोड़ा बदलाव है पोर्टफोलियो में। साथ ही अगर आपको 1 करोड़ चाहिए 9 ईयर्स के बाद, तो इससे शायद थोड़ा मुश्किल होगा पूरा कर पाना, आपको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो आप समय के साथ, क्योंकि 9 ईयर्स का टाइम है तो टाइम लंबा हो तो ये पॉसिबल है, या फिर आपको यहां पर थोड़ा सा अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं कहूंगा कि साल दर साल थोड़ा सा इसको बढ़ाते जाइए ताकि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। चलिए बजरंग जी, L&T इमर्जिंग बिजनेस से आपको निकलने की सलाह दी जा रही है और उन पैसों को आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, एक्सिस मिड कैप और मिरा एसेट लार्ज कैप में विभाजित करेंगे और साफ तौर से आपको जो है निवेश बढ़ाने की सलाह दी जा रही है। आपका पोर्टफोलियो जो आपने बनाया था थोड़ा सा ज्यादा रिस्की था क्योंकि स्मॉल कैप में एक्सपोजर ज्यादा था। ये बदलाव आपको अपने पोर्टफोलियो में करने हैं। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं बजरंग जी? मैम लाइक मैं डेट फंड में मैम 40,000 लगा रहा हूँ, तो मैम वो सेफ है, तो मतलब आई कैन टेक रिस्क स्मॉल कैप में, इसलिए मैंने मैम थोड़ा ज़्यादा दिया था। बिकॉज मेरा मैम इंश्योरेंस एंड एवरीथिंग इज मतलब पूरा सेफ है, इसलिए मैंने थोड़ा ज़्यादा रिस्क लिया था। 40,000 दूसरा मेरा प्रोविडेंट फंड में कट रहा है, तो इसलिए मैंने लिया था। तो पंकज जी, ये सामने से रिस्क लेना चाहते हैं तो आप एक कोई रिस्की फंड या इंटरनेशनल एक्सपोजर का तो फिलहाल अभी इनको रेकमेंड नहीं कर सकती, लेकिन अगर ये इंडिविजुअली इंटरनेशनल एवेन्यूज एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो इनके लिए बढ़िया होगा। बट इनकी रिस्क एपेटाइट थोड़ी सी ज़्यादा है। क्या इसमें आपको लगता है कि कुछ और एग्रेसिव इनके पोर्टफोलियो को बनाया जा सकता है पंकज जी?
कविता, ऐसा नहीं होता है कि स्मॉल कैप में आप बढ़ा देंगे तो रिस्क बढ़ जाएगा और रिटर्न ज्यादा आ जाएंगे। देखिए, हर सेक्टर में और हर मार्केट कैप में पोटेंशियल होता है, तो ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप ज्यादा कर देंगे तो रिटर्न ज्यादा ही आएंगे। और यहां पर क्योंकि 9 साल में आपको गोल अचीव करना है, सिर्फ ये होता है कि वॉलेटिलिटी ज्यादा और कम होती है, और स्मॉल कैप में ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी, और ऐसे में हो सकता है कि आपको उल्टा मतलब रिस्क लेने के बाद भी आप अपना गोल अचीव ना कर पाए। तो जब आप ऑलरेडी एचडीएफसी स्मॉल कैप और इन्वेस्टर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर ही रहे हैं, दूसरी बात जो दूसरे फंड्स हैं आपके पास, उनमें भी थोड़ा बहुत एक्सपोजर स्मॉल कैप में हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें चाहे वो फ्लेक्सी कैप हो तो वहां भी स्मॉल कैप हो सकता है। अगर आपके पास लार्ज एंड मिड कैप फंड है तो वहां भी 65% लार्ज एंड मिड कैप में होगा, पर मतलब वहां पर भी स्कोप है कि इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। मतलब 35 हुआ अगर लार्ज एंड मिड में, बाकी स्मॉल कैप में हो सकता है। तो सब में चांसेस हैं। ऐसा फंड मैनेजर को लगेगा कि स्मॉल कैप में एक्सपोजर बढ़ना चाहिए और बढ़ाएंगे। आपके हिसाब से आप उतना एक्सपोजर मत रखिए, ये मेरी राय है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर रिस्क बहुत ले लेंगे तो रिटर्न ज्यादा ही मिल जाएंगे, ऐसा भी नहीं होता है। समय के साथ, जैसा कविता आपने कहा, इंटरनेशनल में एक्सपोजर आपको बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है तो थोड़ा रुक जाइए, बदलाव हो सकते हैं फ्यूचर में। अभी के लिए जो मेरा सजेशन है वो मैं उसी में कायम रहूंगा कि वैसा ही आपको करना चाहिए। चलिए बजरंग जी, फिलहाल तो पंकज जी आपको थम्स अप नहीं दे रहे हैं अपने पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप के एक्सपोजर को और बढ़ाने का। कोई और सवाल पूछना चाहते हैं? नहीं मैम, थैंक यू वेरी मच मैम, अच्छा डिस्कशन हुआ एंड आई एम हैप्पी विद द एडवाइस मैम, थैंक यू वेरी मच मैम। मुझे आपसे एक बात करनी है बजरंग जी, अब क्योंकि आपने हमारे शो पर सवाल भेजा है, मैं चाहती हूं कि आपके साथ साथ हमारे तमाम सैनिक भाई जो आपके साथ हैं उनके बीच आपने जिस तरह से निवेश को समझा है, निवेश की भाषा को समझा है, आप उनके बीच जो है निवेश को लेके जागरूकता और साक्षरता बढ़ाएंगे और उन्हें भी आप प्रोत्साहित करेंगे कि अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग की राह पर आगे बढ़े। कोई दिक्कत हो तो हमें अपने सवाल दे, वादा कीजिए मुझे इस शो पर। थैंक यू वेरी मच मैम, थैंक यू। एंड पक्का मैम, जो मेरे साथी हैं और मेरे साथ जो यहाँ हैं उन सभी को मैं उत्साहित करूंगा और उनको ये नॉलेज भी दूंगा मैम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच बजरंग जी अपना सवाल देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले दर्शक सफीउल्लाह साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। खान साहब नमस्कार, क्या हाल चाल? नमस्ते मैडम, नमस्ते। ठीक है मैडम। कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। चलिए आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत करते हैं। खान साहब बताएं, आपने जो म्यूरिया एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, म्यूरिया एसेट का मिड कैप है, एचडीएफसी का इंडेक्स निफ्टी 50 आपके पास है और 10 से 12 साल के लिए आपने ये पोर्टफोलियो बनाया है ना? आपको 10 से 12 साल में कितना पैसा इकट्ठा करना है? ऐसे तो मैडम अमाउंट का ऐसे कोई वो नहीं लगाया हूँ कितना, वो सब यूट्यूब देख के, सब आपका चैनल देख के लगा दिया हूँ। अच्छा, चलिए ग्रो ऐप के जरिए आप कह रहे हैं कि आपने पैसों की इन्वेस्टमेंट की भी शुरुआत की है। मेरे ख्याल से पंकज जी, यहाँ पर फ़ायदा यही होता है इस तरह के प्लेटफॉर्म्स का ना, जहाँ पर आप आसानी से पैसे लगा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़रूरी है कि आप किस लक्ष्य के तहत निवेश करना चाहते हैं और आपके रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कितना बाजार को समझते हैं। सफीउल्लाह जी, मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा बाजार को लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई करें। आप यूट्यूब चैनल्स देखते हैं, हमारा चैनल भी देखते हैं, बहुत अच्छी बात है, इसको फॉलो कीजिए। लेकिन ना यहाँ बात हो रही है आपकी मेहनत की कमाई की और मेहनत की गाढ़ी कमाई की, जो आपको कमा कर देगी आगे चलकर, है ना? तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई, अपने ही फंड्स को ले लीजिए। जो फंड्स आपको रेकमेंड करेंगे पंकज जी, उन्हीं फंड्स के साथ आप पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। थोड़ा जागरूकता होना अच्छा है। बताएं पंकज जी। कविता, देखिए फंड का सिलेक्शन बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि उन्होंने अमाउंट डिसाइड नहीं किया है तो कहना मुश्किल है कि भाई उन्हें कितना जुटाना है और वो हो पाएगा नहीं हो पाएगा। लेकिन इन फंड के साथ आप आगे बढ़िए और रिटर्न्स की अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं एक थोड़ा सा बस ये कहूंगा कि यदि आपको इसमें कुछ बढ़ाना हो तो अभी आप इंडेक्स फंड में, मतलब एचडीएफसी निफ्टी इंडेक्स फंड में 500 रुपीज का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसी में बढ़ाइए, थोड़ा सा आपका लार्ज कैप एक्सपोजर बढ़ जाएगा।
तो 500 का 1000 कर लीजिए, या और बढ़ाना हो तो उसको बढ़ा सकते हैं। बाकी और स्कीम में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। और कविता, मैं एक बात कहना चाहूंगा, देखिए अक्सर ऐसा हमेशा निकल के आता है कि आप ऐप पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो शायद डायरेक्ट स्कीम में कर रहे हो, थोड़ा सा आपका एनएवी भी मतलब उसमें फायदा होगा, आपका प्राइस मतलब रिटर्न थोड़े बढ़ जाएंगे। लेकिन क्या होता है इन्वेस्टमेंट में, सिर्फ नंबर नहीं है बल्कि साइकोलॉजी जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और कई बार ऐसा होता है जब कोई आपके हाथ पकड़ने वाला नहीं होता है, तो ऐसे में जब कभी मार्केट में गिरावट होती है, कुछ ऐसी चीजें होती हैं, तो उस वक्त पर देखा है कि जितनी जल्दी यहां पर इन्वेस्टमेंट करना आसान होता है, उतना ही इन्वेस्टर कई बार एग्जिट कर जाते हैं। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि जो लोग डायरेक्ट करते हैं वो ये ध्यान रखें कि पेशेंस रखें, धैर्य बहुत जरूरी है इन्वेस्टमेंट में। जैसा हमने अभी देखा मार्केट में कि किस तरह से मार्केट में फॉल हुआ, मार्केट फिर बढ़ गया, तो ऐसे में आपकी हैंड होल्डिंग, आपको कोई एडवाइजर डिस्ट्रीब्यूटर हो तो वो करता है, पर खुद करे कोई बुराई नहीं है, लेकिन ध्यान रहे कि धैर्य जरूर रखें। और क्योंकि आपके पास ऑप्शन है कि बटन कर दिया, वो ना करें। चलिए आपने अच्छी समझाइश दी इनको, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है खान साहब, बने रहिए। HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स में आपको SIP बढ़ाने की भी सलाह दी जा रही है। शो का आखिरी पड़ाव जहां पर निवेश गुरु मंत्र जानना चाहेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे अचुन से। अचुन, बताएं आपका गुरु मंत्र क्या है आज का? तो कविता, मैं ये बोलूंगा कि हमने सुना है सपने देखने चाहिए, देखने से ही पूरे होते हैं। तो मैं बोलूंगा सपने देखिए, उसके लिए निवेश करिए और आपका सपना जरूर पूरा होगा। पंकज जी? मैं कहूंगा कि इमोशन बिल्कुल मत रखिए इन्वेस्टमेंट में। इन्वेस्टमेंट जब करते हैं तो इमोशन की कोई जगह नहीं है। आप डाटा के बेस पे, अपने फाइनेंशियल मॉडल के आधार पर इन्वेस्टमेंट करें। कई बार डिसीजन गलत हो जाते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके उसको ठीक कर ले। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अब यहीं पर इन्वेस्टेड रहना है। तो अक्सर फाइनेंशियल प्लानिंग में या इन्वेस्टमेंट में इमोशन जो होते हैं वो आपके बहुत बड़े एनिमी होते हैं। बस इतना ही ध्यान रखिए कि सोच समझकर निवेश कीजिए, धैर्य रखिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी आपका, अचुन आपका, आपने समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग करवाई है। और जाते जाते ईटी मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में आपको हम यही कहना चाहेंगे कि कोई भी लक्ष्य पाना मुश्किल नहीं है, असंभव नहीं है, बशर्ते आप थोड़ी सी योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़े। और इसके लिए हम है ना, आपको बस करना इतना है कि अपना सवाल हमें व्हाट्सएप कर देना है। नंबर बस आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो ही रहा है। और अगर चाहें तो अपना सवाल का वीडियो बनाकर भी हमें पहुंचा सकते हैं। आपको बस अपना सवाल वीडियो के रूप में शूट करना है और व्हाट्सएप कर देना है 9619873567 पर। ये वो नंबर है, इंतजार रहेगा आपके सवालों का। दीजिए इजाजत।